हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार। मैं आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में गाइज स्वागत करता हूँ। गाइज मैंने गाइज आप लोगों को वेक्टर के 2 यूनिट हैं, डायमेंशन के 3, थर्मोडायनेमिक्स के 9 और ये क्या कहते हैं गाइज, उससे पहले भी आप लोगों को हीट के भी काफ़ी सारे गाइज वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। और इससे पहले गाइज मैंने आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और मैटर शुरू किया था गाइज, उस पर मैंने आप लोगों को वीडियोस गाइज प्रोवाइड किया था। तो काफ़ी सारे टॉपिक पे गाइज मैंने आप लोगों को गाइज वीडियोस प्रोवाइड किया हूँ गाइज। अब गाइज लास्ट टॉपिक में गाइज जहाँ तक मैंने एंड किया था गाइज, उसके बाद गाइज मैं आप लोगों को शुरू करूँगा गाइज। मैंने हुक्स लॉ तक मैंने एंड किया था गाइज। उसके बाद हुक्स लॉ के बाद मैं अगले आने वाले टॉपिक की तरफ गाइज आप लोगों को ले चल रहा हूँ। हुक्स लॉ तक गाइज मैंने किया था और अगले आने वाले टॉपिक तक गाइज मैं ले चल रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। हुक्स लॉ मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए गाइज, ध्यान से सोचिए, जब आप लोग को हुक्स लो गाइज आप लोग का क्लियर था, तो जो मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ गाइज ले चल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आना चाहिए गाइज। देखिए गाइज, होता क्या है कि देखिए, जो हुक्स लॉ होते हैं वो तभी तक वैलिड होते हैं जब तक जो डिफॉर्मेशन हो रहा है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की वजह से, उसके हटाने की वजह से, जो डिफॉर्मेशन हो रहा है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की वजह से, उसके हटाने की वजह से, वह अगर बहुत स्मॉल हो। मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा गई कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इज अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इज only valid according to Hooke's law is only valid if deformation is very if deformation is very small। मैंने क्या कहा गाइज, मैंने ये कहा कि हुक्स लॉ तभी तक गाइज वैलिड होते हैं जब तक, हुक्स लॉ गाइज तभी तक वैलिड होते हैं जब तक उसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ही स्मॉल हो। अगर इफ डिफॉर्मेशन जो हो गाइज, डिफॉर्मेशन अगर गाइज लार्ज हो जाए, इफ डिफॉर्मेशन इज लार्ज, इफ डिफॉर्मेशन इज लार्ज, हुक्स लॉ इज, इफ डिफॉर्मेशन इज लार्ज, Hooke's law is not valid. If deformation is large, Hooke's law is not valid। मैंने क्या कहा गाइज, हुक्स लॉ गाइज तभी तक वैलिड होता है जब तक उसमें गाइज डिफॉर्मेशन बहुत स्मॉल हो। अगर डिफॉर्मेशन काफ़ी लार्ज हो तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है गाइज। मैंने क्या कहा गाइज, हुक्स लॉ तभी तक वैलिड होता है जब गाइज अगर डिफॉर्मेशन बहुत स्मॉल हो, और अगर डिफॉर्मेशन काफ़ी बड़ा हो जाए गाइज, हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है गाइज। ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज, जब मैंने ये कॉन्सेप्ट आपके समक्ष रखा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट गाइज मैंने आपके समक्ष रखा, तो जो गाइज अगर मैं आपके समक्ष अगर अगला कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलूँगा गाइज, कि अगर डिफॉर्मेशन अगर मान लीजिए गाइज बहुत ही ग्रेटर हो तो क्या करेंगे। तो गाइज उसके लिए कि अगर डिफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर हो तो उसके लिए हम लोग को गाइज एक ग्राफ पढ़ना पड़ेगा गाइज। इसके लिए मैं एक ग्राफ के बारे में स्टडी करूँगा कि जब डिफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर हो। ठीक है, देखिए गाइज, अगर मैं ग्राफ की तरफ बढ़ूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे गाइज मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जो गाइज होता है गाइज, वो रिलेशन बताता है बिटवीन वाई एक्सिस वर्सेज एक्स, रिलेशन बताता है गाइज बिटवीन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। देखिए ग्राफ क्या होता है गाइस, ग्राफ रिलेशन बताता है बिटवीन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे गाइस अगर मैं रखूं स्ट्रेस को और एक्स एक्सिस पे रखूं मैं गाइस को स्ट्रेन को, तो अब जो रिलेशन आप लोगों को बताना है गाइस, वाई एक्सिस पे रखूं मैं स्ट्रेस को और एक्स एक्सिस पे रखूं गाइस मैं स्ट्रेन को, तो गाइस रिलेशन कैसे आएगा कि अब देखिए गाइस, यहाँ पे वाई एक्सिस पे गाइस मैं क्या रखता हूँ, स्ट्रेस को। अब जैसे ही मैंने वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को रखा और एक्स एक्सिस पे गाइस किस पे रखा, एक्स एक्सिस पे मैं रखता हूँ स्ट्रेन को। अब देखिए गाइस, अगर जब ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ये चीज़ देखा गया है कि मैं थोड़ा सा ग्राफ में आप लोग को बना लेता हूँ और 3-4 पॉइंट उसमें मेंशन करता हूँ गाइस, और फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आएगा कि
देखिए गाइज, मैंने आप लोगों को क्या कहा कि यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जब मैंने ग्राफ बनाया तो रिलेशन मैंने जब बताया, ग्राफ मैंने बनाया स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, तो इस ग्राफ के माध्यम से गाइज मैंने क्या बताया, इस ग्राफ के माध्यम से गाइज आप लोगों को मैंने रिलेशन बताया। रिलेशन गाइज किसमें बताया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में गाइज रिलेशन बताया। तो जो ये इसमें पॉइंट शो कर रहे हैं ए और बी के, ए बी सी डी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइज, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो पॉइंट शो कर रहे हैं ए बी सी और डी, ये अगर मैं रखूँ तो जब अगर मान लीजिए गाइज कि यहाँ पे गाइज अगर आप लोग को समझना हो तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल गाइज मैं मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल गाइज मैं मान लेता हूँ स्टील को, फॉर एग्जांपल गाइज मैं मान लेता हूँ स्टील को। अब स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का मैं अगर ग्राफ बनाऊं, स्ट्रेस वर्सेज अगर स्ट्रेन का मैं ग्राफ बनाऊं तो 4 पॉइंट होते हैं, ए बी सी और डी होते हैं गाइस। अब देखिए, जैसे ही स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन, अगर मैंने स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू किया, स्ट्रेस अप्लाई करना मैंने शुरू किया स्टील पे, तो उसमें देखा क्या जाएगा गाइस, जैसे जैसे मैं स्ट्रेस का वैल्यू इंक्रीज करते जाऊंगा, स्ट्रेस का वैल्यू गाइस इंक्रीज करते जाऊंगा, स्ट्रेस का वैल्यू मैं इंक्रीज करते जाऊंगा, तो स्ट्रेन का वैल्यू भी इंक्रीज होते जाएगा। मैंने क्या कहा गाइस, मैंने ये कहा कि मान लीजिए गाइस मैं स्टील ले लूं जिसमें ग्राफ अगर मैं प्लॉट कर दूं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में, तो जैसे जैसे गाइस स्ट्रेस मैं बढ़ाते जाऊंगा गाइस, उसका गाइस क्या होगा, स्ट्रेन को भी इंक्रीज होगा। मतलब गाइस यह इस रूल को गाइस फॉलो करेगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इस रूल को गाइस फॉलो करेगा। क्या अब मैंने कहा गाइस, मैंने ये कहा कि अगर गाइस मैं स्टील ले लूं, स्टील क्या होता है गाइस, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में जैसे जैसे गाइस मैं स्ट्रेस का वैल्यू इंक्रीज करते जाऊंगा, स्ट्रेन का वैल्यू इंक्रीज होगा, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गाइस क्या हो जाएगा गाइस, स्ट्रेन। मैंने क्या कहा गाइस, जैसे जैसे स्ट्रेस का वैल्यू मैं इंक्रीज करते जाऊंगा, स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन अब मैंने स्ट्रेस एक लिमिट तक गाइस बढ़ाया था, एक ऐसा टाइम आ जाएगा जिसके बाद यह हुक्स लॉ को, जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, हुक्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देगा। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस को फॉलो करना बंद कर देगा। तो वही पॉइंट ए है। मतलब पॉइंट ए कब है गाइस, पॉइंट ए यह है कि अगर मैं स्टील ले लूं जिसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ले लूं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन इंक्रीज करेगा। मैंने क्या कहा गाइस कि अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट कर दूं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल गाइस मैं स्टील ले लूं, तो जैसे जैसे गाइज मैं स्ट्रेस का वैल्यू इंक्रीज करूंगा, स्ट्रेन का वैल्यू गाइज इंक्रीज होगा, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू गाइज हुक्स लॉ। तो इसमें गाइज जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए वह पॉइंट है, पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए वह पॉइंट है जिसके बाद जो स्टील है वह पॉइंट है जिसके बाद जो स्टील है वह हुक्स लॉ को फॉलो करना बंद, जिसके बाद जो स्टील है, स्टील जिसके बाद जो स्टील है वह हुक्स लॉ को फॉलो करना बंद कर, वो हुक्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देगा, वो हुक्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देगा। मतलब स्ट्रेस में का ए वो पॉइंट है जिसके बाद वो जो स्टील है, ए वो पॉइंट है जिसके बाद जो स्टील है वो हुक्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देगा। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो गाइज स्ट्रेन इंक्रीज होगा। गाइज अब देखिए, जब अगर ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन मैंने बनाया, अब पॉइंट शो किया ए बी सी डी मैंने शो किया स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में, तो ध्यान से देखिए गाइज, लेकिन इसके बाद भी जो पॉइंट ए के बाद भी मैं मेंशन भी कर दूंगा कि पॉइंट ए के बाद भी यह हुक्स लॉ, पॉइंट ए के बाद भी जो स्टील जो अपना प्रॉपर्टी है, पॉइंट ए के बाद भी जो स्टील अपना प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी जो है उसे नहीं, अपना प्रॉपर्टी जो इलास्टिसिटी है इसके बाद भी जो स्टील अपना प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी है, अपना प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी को नहीं छोड़ेगा।
ठीक है गाइस। स्टील जो है अपना इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेगा। अब गाइस जब ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर है तो आपको ये समझना है कि गाइस जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी क्या हो गाइस, अगर इसके बाद भी, जब पॉइंट ए के बाद भी अगर आपने स्ट्रेस इंक्रीज हुआ तो जो बॉडी है, जो स्टील है, वो अपना जो भी उसमें गाइस डिफॉर्मेशन किया गया, जो कि स्टील है, जो भी उसमें गाइस डिफॉर्मेशन किया गया है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन अब तो नहीं होगा, लेकिन अपना प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी को ये मेंटेन रखेगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच। और जैसे पॉइंट बी को पहुंचेगा तो वो अपना इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। तब उसके बाद जो उसमें डिफॉर्मेशन होगा उसको वो कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाएगा गाइस। मैं क्या बोलूं, मैं फिर से बोलूं गाइस, जो पॉइंट ए था वहां तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को वो फॉलो करेगा, हुक्स लॉ को गाइड फॉलो करेगा। जब पॉइंट ए को जब वो एक्सीड करेगा तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ को फॉलो करना गाइड बंद कर देगा, लेकिन फिर भी वो अपना इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को गाइड मेंटेन रखेगा। तो पॉइंट बी क्या है गाइड, पॉइंट बी वह पॉइंट है जिसके बाद वो अपना इलास्टिसिटी बिहेवियर को लूज कर देगा। पॉइंट बी कौन सा पॉइंट है गाइड, पॉइंट बी वह पॉइंट है जिसके बाद वो अपना इलास्टिसिटी बिहेवियर को लूज कर देगा गाइड। ठीक है, पॉइंट बी वह पॉइंट है जिसके बाद, वह पॉइंट है जिसके बाद वह इलास्टिसिटी, इसके बाद वह अपना इलास्टिसिटी बिहेवियर को लूज कर देगा। इसके बाद वो अपना इलास्टिसिटी बिहेवियर को लूज कर देगा, लूज कर देगा। अब गाइस ये ग्राफ शुरू कहां से हुआ था, ये ग्राफ शुरू हुआ था गाइस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में। ये गाइस शुरू क्या हुआ, ग्राफ रिलेशन बिटवीन वाई एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस गाइस क्या होता है, स्ट्रेस, एक्स एक्सिस गाइस क्या होता है, स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कब तक फॉलो करेगा, जब वो पॉइंट ए को पहुंचेगा। जब पॉइंट ए से गाइड पॉइंट बी की तरफ जब होगा तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन को फॉलो करना बंद कर देगा, लेकिन अपना इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को गाइस मेंटेन रखेगा। अब जैसे ही अगर वो जो स्टील है वो पॉइंट बी को क्रॉस करेगा, जैसे ही जो स्टील है वो पॉइंट बी को क्रॉस करेगा, वो क्या करेगा गाइस, उसके बाद जो उसमें स्ट्रेस अप्लाई किया गया है जिसकी वजह से उसके में जो डिफॉर्मेशन आया है वो कंप्लीटली अपना गाइस डिफॉर्मेशन बिहेवियर को, वो कंप्लीटली अपना डिफॉर्मेशन बिहेवियर को जो उसमें आया है उसको रिगेन नहीं कर पाएगा। मतलब अब उसमें कुछ ना कुछ गाइस डिफॉर्मेशन बिहेवियर रहेगा ही रहेगा। तो गाइस पॉइंट सी, पॉइंट सी वह पॉइंट है, पॉइंट सी वह पॉइंट है जिसके बाद उसमें, जिसके बाद उसमें जो डिफॉर्मेशन किया गया है वो पॉइंट है, जिसके बाद जो उसमें वह पॉइंट है जिसके बाद उसमें जो डिफॉर्मेशन किया गया है, वो डिफॉर्मेशन किया गया है उसे वो कंप्लीटली किया गया है, उसे वह कंप्लीटली, उसे वह कंप्लीटली रिगेन, वह कंप्लीटली रिगेन नहीं करेगा, वो कंप्लीटली रिगेन नहीं करेगा गाइस। अब देखिए गाइस पॉइंट सी क्या है, वह पॉइंट है जिसके बाद वो अपना कंप्लीटली जो उसमें डिफॉर्मेशन किया गया उसे कंप्लीटली रिगेन नहीं करेगा। मतलब उसमें जो डिफॉर्मेशन लाया गया है वो उसमें रह ही जाएगा, वो उसे कंप्लीटली गाइस रिगेन नहीं करेगा। अब पॉइंट सी के बाद अगर मैं पॉइंट डी पे आऊं तो पॉइंट डी वह पॉइंट है जहां पे स्टील ब्रेक, वो पॉइंट है जहां पे स्टील ब्रेक, वह पॉइंट है जहां पे स्टील ब्रेक कर
वो पॉइंट है जहाँ पे स्टील जहाँ पे स्टील पॉइंट डी वह पॉइंट है जहाँ पे स्टील ब्रेक कर जाएगा गाइस। पॉइंट डी क्या है? पॉइंट डी वह पॉइंट है जिसका जहाँ पे स्टील अपना ब्रेक कर जाएगा। अब पॉइंट शुरू से लेकर पॉइंट बी के बीच में और उसके बाद पॉइंट डी के बीच में, पॉइंट इनिशियल से लेकर यहाँ तक जो इसका बिहेवियर होगा, इस बिहेवियर को गाइस अपन लोग क्या कहेंगे? इस बिहेवियर को मैं कहूँगा इलास्टिक बिहेवियर। और पॉइंट ओ अगर मैं मान लूँ, इसके बाद जो इसका बिहेवियर होगा, इसको गाइस मैं क्या मान लूँ? इसको मैं मान लूँ प्लास्टिक बिहेवियर। ठीक है। पॉइंट ओरिजिन से लेकर पॉइंट ओ के बीच में ये गाइज हो गया इलास्टिक बिहेवियर। ओरिजिन से लेकर पॉइंट यहाँ तक, इसको गाइज हम लोग क्या कहेंगे? प्लास्टिक बिहेवियर। ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक इलास्टिक बिहेवियर, और पॉइंट ओ से लेकर इस पॉइंट तक, पॉइंट डी तक, इसको कहेंगे गाइज प्लास्टिक बिहेवियर। और जो पॉइंट डी है इसको गाइज क्या कहेंगे? उसको कहेंगे गाइज फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट। पॉइंट जो बी है जहां पे वो अपना इलास्टिक बिहेवियर को जो लूज कर देता है गाइज, उसको हम लोग क्या कहेंगे गाइज? इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी को जहां पे वो अपना इलास्टिक बिहेवियर को लूज कर देता है उसको क्या कहेंगे? इलास्टिक लिमिट या फिर इल्ड पॉइंट। इलास्टिक लिमिट या फिर इल्ड पॉइंट। ठीक है। और पॉइंट ए को गाइज हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ए को हम लोग कहेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए को गाइस क्या कहेंगे? पॉइंट ए को कहेंगे हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं गाइस क्या होता है ग्राफ। अगर आपको पढ़ना होगा उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में जिसमें अगर डिफॉर्मेशन अगर लार्ज हो गया, आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होगा जहां पे डिफॉर्मेशन लार्ज हो गया, उसके लिए स्ट्रेस इज क्या होगा गाइस? उसके लिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गाइस क्या होगा? स्ट्रेन के। उस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होगा जिसके ये डिफॉर्मेशन लार्ज होगा, मतलब स्ट्रेस इज क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गाइस क्या होगा? स्ट्रेन के। अब पॉइंट एक जब स्ट्रेस इंक्रीज करना शुरू करेंगे गाइस, तो साथ ही साथ क्या इंक्रीज हो जाएगा गाइस? स्ट्रेन इंक्रीज होगा। अब मान लीजिए गाइस स्ट्रेस अगर इंक्रीज करना चाहेंगे गाइस, तो स्ट्रेस इंक्रीज करना शुरू कर जाएंगे तो गाइस क्या होगा? साथ ही साथ स्ट्रेन इंक्रीज होगा। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब हुक्स लॉ को ये गाइस क्या करेगा? फॉलो करेगा। मतलब एक पॉइंट ए वह पॉइंट है, पॉइंट ए गाइस वह पॉइंट है जहां पे तक वो अपने पॉइंट ए वह पॉइंट है जहां तक वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ गाइस स्ट्रेन के, मतलब वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। जब वो पॉइंट ए से जब वो पॉइंट बी तक पहुंचेगा, उसके बाद पॉइंट ए के बाद वो हुक्स लॉ को फॉलो तो नहीं करेगा, लेकिन वो अपने इलास्टिक लिमिट को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इलास्टिक लिमिट को कब छोड़ देगा गाइस? जब पॉइंट बी के बाद आप कुछ भी आप ये लगा लीजिए, फोर्स लगा लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस लगा दीजिए, उसके बाद कुछ ना कुछ अपना डिफॉर्मेशन रहेगा। मतलब पॉइंट ओरिजिन से लेकर पॉइंट बी तक उसका जो बिहेवियर होगा उसको हम लोग कहेंगे इलास्टिक बिहेवियर। और पॉइंट बी से लेकर पॉइंट डी तक जो इसका बिहेवियर होगा उसको कहेंगे गाइस प्लास्टिक बिहेवियर। पॉइंट ओरिजिन से लेकर पॉइंट बी तक, ओरिजिन से लेकर गाइज पॉइंट बी तक उसको हम लोग कहेंगे, ओरिजिन से लेकर पॉइंट बी तक उसको कहेंगे गाइज इलास्टिक बिहेवियर। और ओरिजिन से लेकर पॉइंट बी तक उसको हम लोग कहेंगे इलास्टिक बिहेवियर। और पॉइंट बी से लेकर पॉइंट बी तक, ओरिजिन से लेकर पॉइंट बी तक उसको गाइज कहेंगे इलास्टिक बिहेवियर। और पॉइंट बी से लेकर पॉइंट डी तक उसको गाइज हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे? प्लास्टिक बिहेवियर। डी वो पॉइंट होता है जहां पे स्टील ब्रेक कर जाता, डी वो पॉइंट होता है गाइस जहां पे वो स्टील ब्रेक कर जाता है गाइस, इसलिए उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? फ्रैक्चर पॉइंट। पॉइंट डी वो पॉइंट होता है जहां पे स्टील गाइस ब्रेक कर जाता है गाइस। तो ये पूरा ग्राफ था, किसके लिए ग्राफ था? ये ग्राफ था गाइस स्टील के लिए। ये ग्राफ तब के लिए था, ये ग्राफ गाइस तब के लिए था जब स्टील, ये ग्राफ गाइस तब के लिए था जब जो स्ट्रेस जो होगा, जब जो डिफॉर्मेशन अगर लार्ज हो जाए, मतलब जब वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ये उसके लिए होगा। आशा होगा आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए गाइज, मैं उस चीज़ को अवश्य एक्सप्लेन करने की गाइज कोशिश करूंगा गाइज। ठीक है गाइज, जब आप लोगों का यह कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आप लोग के समक्ष अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूँ गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ गाइस,
हाँ गाइज, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। गाइज देखिए, डिफॉर्मेशन अगर स्मॉल था, मैं फिर से बोल दूं गाइज, अगर डिफॉर्मेशन अगर स्मॉल था तब हुक्स लॉ को गाइज मैंने अप्लाई किया। मैंने कब अप्लाई किया गाइज? मैंने तब अप्लाई किया डिफॉर्मेशन अगर लार्ज था तो हुक्स लॉ गाइज वैलिड नहीं था। उसमें गाइज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल गाइज मैं लिया स्टील का। अब गाइज मैं आपको एक अगला एग्जांपल की तरफ गाइज ले चल रहा हूँ, रबड़ का। एक एग्जांपल गाइज, अगला एग्जांपल गाइज मैं ले रहा हूँ रबर का, ठीक है। और रबर के बारे में गाइज मैं स्टडी करूँगा। रबर का मैं एग्जांपल गाइज ले रहा हूँ जिसमें मैं ये स्टडी करूंगा स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन। रबर के बारे में गाइज स्टडी मैं करूंगा स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन फॉर लार्ज डिफॉर्मेशन के लिए। रबर के लिए गाइज हम लोग स्टडी करेंगे फॉर लार्ज डिफॉर्मेशन के लिए। हम लोग गाइज रबर के लिए स्टडी करेंगे। कब करेंगे गाइज? स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन के बीच में हम लोग रबर के लिए गाइज स्टडी करेंगे गाइज। अब जैसे ही रबर के लिए अगर आप लोगों को गाइज स्टडी करना है स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन के बीच में, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन के बीच में अगर आप लोगों को स्टडी करना है रबर के लिए, तो गाइज कैसे होगा? देखिए गाइज, मान लीजिए यहाँ पे गाइज मैं एक ऐसे कर्व बना दूं और एक ऐसे, ये रबर बिल्कुल थोड़ा सा गड़बड़ा गया गाइज, यहाँ पे मैं आपको लिए बना देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे गाइज मैं बना देता हूँ। स्ट्रेस को मैं मान लूँ गाइज वाई एक्सिस पे, स्ट्रेन को मान लूँ मैं एक्स एक्सिस पे। स्ट्रेस को मैं मान लूँ वाई एक्सिस पे और स्ट्रेन को मैं मान लूँ एक्स एक्सिस पे। और मैंने ग्राफ बनाया गाइज स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन के बीच में, तो ये ऐसा फॉलो करता है गाइज, एक ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये इसको फॉलो करता है। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा मैंने क्या कर बनाया, मैंने बनाया गाइज रबर के लिए कर बनाया। रबर के लिए गाइज हम लोगों ने कर बनाया किसके बीच में? स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन के बीच में। आप लोगों के लिए स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन के बीच में आप लोगों के लिए गाइज मैंने रबर का कर बनाया, जिसमें एक कर ऐसे फॉलो किया, एक कर वैसे फॉलो किया, एक डॉटेड लाइन हुआ और स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन के बीच में गाइज मैंने कर बनाया। देखिएगा गाइज, अगर जब मैंने स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन के बीच में कर्व बनाया तब उस टाइम पे गाइस थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ से गाइस देखिएगा, जिस तरीके से जब मैंने स्टील का गाइज एग्जांपल लिया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन को वो गाइज फॉलो करता है गाइज। ये मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो स्टील होता है एक लिमिट तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को गाइज फॉलो करता है। अब देखिए, जैसे ही मैं ये कह रहा जो स्टील होता है वो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को फॉलो करता है, तो वैसी सिचुएशंस में फिर से सुनिएगा, जैसे ही मैं कह रहा हूँ जो स्टील होता है वो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को गाइज फॉलो करता है और जो ये कर्व होता है गाइज, तो लेकिन रबर में एक चीज आप देखिए, वहां पे गाइज क्या था, वहां पे एक लिमिट, जब वो पॉइंट ए को जब पहुंचा था तो एक लिमिट के बाद स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन इस पॉइंट को गाइज फॉलो करना बंद कर दिया था गाइज। मैं फिर से बोल दूं, मैंने ये कहा कि जब मैंने वहां पे कर्व बनाया था स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन के बीच में मैंने कर्व बनाया था, तो एक पॉइंट ए के पहुंचने के बाद वो स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन को फॉलो करना बंद कर दिया था। लेकिन गाइज रबर के केस में ये चीज देखा गया, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है कि स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन के बीच में जब कर्व बनाया गया, रबर के केस में जब स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन के बीच में गाइस कर्व बनाया गया, तो वैसे सिचुएशन में फिर से सुनिएगा, रबर के केस में जब स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का कर्व गाइस बनाया गया, तो ये चीज देखा गया है कि यह स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन को फॉलो नहीं करता है गाइस। ये चीज देखा गया कि जो रबर होता है ये स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन कर्व को गाइस फॉलो नहीं करता है गाइस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखा गया गाइस कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते वहां पे क्या था गाइस, बहुत ही जल्दी वो पॉइंट पहुंच गए थे। हम लोग स्टील के केस में मैं बात करूं तो बहुत ही जल्दी हम लोग वो बहुत ही जल्दी गाइस हम लोग वो उस पॉइंट तक पहुंच गए थे, जिस पॉइंट पे बहुत ही जल्दी गाइस हम लोग वो उस पॉइंट पे पहुंच गए थे, जिस पॉइंट के बाद वो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को फॉलो करना बंद कर दिया था गाइज। मैंने क्या कहा गाइज कि बहुत ही जल्दी हम लोग वो उस पॉइंट तक हम लोग पहुंच गए थे, जिस पॉइंट के बाद वो स्ट्रेस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को फॉलो करना बंद कर दिया था गाइज। लेकिन
रबड़ के केस में क्या देखा गया, पहले तो ये चीज फॉलो नहीं कर रहा, साथ ही साथ ये देखा गया कि गाइस बहुत ही ज्यादा लिमिट तक, बहुत ही ज्यादा लिमिट तक क्या हो रहा है गाइस, स्ट्रेस अगर इंक्रीज हो रहा है बहुत ही ज्यादा लिमिट तक, अगर गाइस स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तब तक गाइस स्ट्रेन में इंक्रीमेंट देखा जा रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा लिमिट तक स्ट्रेस का वैल्यू इंक्रीज करने पे भी स्ट्रेन में चेंजेस देखा जा रहा है गाइस। लेकिन वहां पे बहुत ही जल्दी वो पॉइंट पहुंच गया था गाइस जहां पे स्ट्रेस बढ़ाने के बाद भी एक टाइम पे गाइस वो फ्रैक्चर पॉइंट तक भी गाइस पहुंचा हुआ था। लेकिन रबर के केस में बहुत ही आगे पॉइंट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन का इंक्रीमेंट होते रहा। एक और केस, अगर मान लीजिएगा रबर के केस में जब आप लोगों को ये पता है, और जब मैंने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन किया रबर के केस में, जब आप लोगों को यह पता है, और जब मैंने स्ट्रेस रबर के केस में गाइस जब आप लोगों को यह पता है, और अगर तब मैंने अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व बनाया, तो जब मैंने एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स को हटाया तो भी वो अपने जो ओरिजिनल पाथ को, जैसे इस पाथ से अगर मैं मान लूं अगर गाइड जा रहा है तो अपने ओरिजिनल पाथ को गाइड रिट्रेस नहीं करके वो दूसरा गाइड पाथ को गाइज वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मैं फिर से बोल दूं गाइज, मैंने ये कहा कि जिस प्रकार से वहां पे जो स्टील था गाइज, वहां पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को तो गाइज फॉलो किया ही, साथ ही साथ यह भी हुआ था कि बहुत ही जल्दी वो पॉइंट पहुंच गया था कि स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन का इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, बहुत ही जल्दी वो इस पॉइंट को पहुंच गया था जहां पे स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन का इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं कि अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में अगर गाइज मैं कर्व बनाऊं, इस पॉइंट के बीच में बात करूं, तो जब मैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में कर्व बनाऊं तो यहाँ पे गाइज जब अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स दैट इज स्ट्रेस, उसको गाइस जब मैंने हटा दिया, मैं क्या कर रहा हूँ जब मैंने एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स को हटा दिया स्ट्रेस को, तब भी वो गाइस अपने ओरिजिनल पाथ को नहीं रिट्रेस करते हुए गाइस अपने कोई दूसरे पाथ को गाइस वो फॉलो कर रहा है। मान लीजिए गाइस इस पॉइंट को मैं मान लू ओ ए मान लू, इस पाथ को गाइज मैं मान लू 1 से अगर रिप्रेजेंट करूं तो वो गाइज लॉट किससे रहा है गाइज 2 से। मैं क्या कह रहा हूं गाइज कि अगर ओ से ए के बीच में अगर वो पाथ 1 को फॉलो कर रहा है तो ए से लेकर ओ के बीच में गाइज किसको फॉलो कर रहा है, पार्ट 2 को फॉलो कर रहा है। मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स हटाने के बावजूद भी वो अपने ओरिजिनल पाथ को गाइज क्या कर पा रहा है, रिट्रेस नहीं कर पा रहा। मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स को हटाने के बावजूद भी वो अपने ओरिजिनल पाथ को गाइज एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स को हटाने के बावजूद भी वो अपने ओरिजिनल फोर्स को, वो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स को हटाने के बावजूद भी वो अपने ओरिजिनल पाथ को गाइज क्या कर नहीं पा रहा है, वो रिट्रेस नहीं कर पाएगा, रिट्रेस नहीं कर पा रहा है गाइज। अब अगर यहाँ पे पॉइंट ओ ले लूँ, पॉइंट ए ले लूँ, यहाँ ओरिजिनल पाथ को गाइज रिट्रेस नहीं कर पा रहा है। सिमिलरली क्या गाइज मैं इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से नहीं बोल सकता गाइज कि अगर जब स्ट्रेस आपने इंक्रीज करना शुरू किया तो साथ साथ स्ट्रेन भी इंक्रीज हुआ होगा, तो जब वो पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए के बीच में पहुंचा होगा, जब वो पॉइंट ओ से लेकर जब वो पॉइंट ए के बीच में पहुंचा होगा, तो वैसे सिचुएशन में जब वो पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए के बीच में पहुंचा होगा तो इसके अंदर एक एनर्जी भी स्टोर करना गाइस इसने शुरू कर दिया होगा। जब ये पॉइंट ओ से लेकर ए के बीच में पहुंचा होगा, पॉइंट ओ से लेकर ए के बीच में कब पहुंचा गाइस, जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ गाइस स्ट्रेन के, जब स्ट्रेस गाइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ स्ट्रेन के, तब वो गाइस पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए के बीच में पहुंचा। तो उसी दौरान रबर में एक एनर्जी भी गाइस स्टोर होना गाइस शुरू हो गया। उसी प्रकार रबर में एक एनर्जी भी गाइस स्टोर होना शुरू हो गया, जिसको गाइस मैं क्या कहता हूं, जिसको गाइस हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी हिस्टेसिस। एनर्जी हिस्टेसिस मैं क्या कहता हूँ, एनर्जी हिस्टेसिस एक ऐसे एनर्जी हिस्टेसिस is the energy stored by the rubber when the stress applied on it increase up to a maximum limit, and when it doesn't retraces its original path and return back to its original path by some other means। तो उसको गाइज हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी हिस्टेसिस। एनर्जी हिस्टेसिस गाइज हम लोग किसको कहते हैं, एनर्जी हिस्टेसिस गाइज उसको कहते हैं जब अगर स्ट्रेस बढ़ाने पे भी गाइज स्ट्रेन का इंक्रीमेंट हुआ, जब
स्ट्रेस बढ़ाने पे भी गाइज स्ट्रेन का इंक्रीमेंट हुआ, और जब वो गाइज वो अपने मैक्सिमम लिमिट को पहुंच गया, जब स्ट्रेस बढ़ाने पे भी गाइज स्ट्रेन बढ़ाने पे भी गाइज जब स्ट्रेन का वैल्यू इंक्रीज हुआ, और जब वो अपने मैक्सिमम लिमिट को पहुंचा, जब स्ट्रेस बढ़ाने पे भी गाइज स्ट्रेन का इंक्रीमेंट हुआ, और जब वो गाइज अपने मैक्सिमम लिमिट को पहुंच गया, तो वैसी सिचुएशन में जब स्ट्रेस बढ़ाने पे गाइज स्ट्रेन का इंक्रीमेंट हुआ और जब वो अपने मैक्सिमम लिमिट को गाइज पहुंच गया, तो वैसे सिचुएशन में गाइज क्या होगा, वो अपने जब स्ट्रेस को हटाया गया तो अपने ओरिजिनल पाथ को गाइज रिट्रेस नहीं करते, वो अपने किसी दूसरे पाथ को फॉलो करेगा, और इस प्रोसेस में रबर के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी हिस्टेरिसिस कहेंगे। रबर के अंदर गाइज एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे गाइज, एनर्जी हिस्टेरिसिस। तो एनर्जी हिस्टेरिसिस का गाइज आप लोगों को डेफिनेशन लिखना होगा, तो होगा क्या गाइज, एनर्जी हिस्टेरिसिस इज द एनर्जी हिस्टेरिसिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इज द एनर्जी stored in energy hysteresis is the energy stored in the rubber when it reaches to its maximum limit and don't retraces its original path and don't retraces its original path when external stress is removed. एनर्जी हिस्टेरिसिस क्या है? एनर्जी हिस्टेरिसिस, एनर्जी स्टोर्ड इन द रबर व्हेन इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम लिमिट, एंड एनर्जी हिस्टेरिसिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द रबर व्हेन इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम लिमिट एंड डजंट रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज रिमूव्ड, बट doesn't retrace its original path when external stress is removed. तो गाइज ये कॉन्सेप्ट होता है गाइज एनर्जी हिस्टेरिसिस का गाइज। तो गाइज आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ गाइज, क्योंकि अब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको गाइज मेरे पढ़ाए हुआ किसी चीज़ पे गाइज डाउट होगा तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स पे गाइज लिखिएगा, मैं उस डाउट को गाइज अवश्य क्लियर करूँगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप उसे लाइक कीजिए, आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।